द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चारों तरफ बिछा, तो फिर एक चिंता पूरे विश्व को सताने लगी कि किसके द्वारा, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो उनके नागरिक भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो उनके हितों की रक्षा कैसे होगी, किस तरीके से इनके बीच में प्यार बना रहे, सम्मान बना रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, लोग एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके, लोग अपने धर्म का पालन कर सकें। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की संस्था बनाई गई, और जिससे सारे विश्व के जितने भी देश थे वो सारे लोग उसमें जुटे। उन्होंने सबने उस पर रजामंदी की और ये निर्णय लिया गया कि 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस सिलसिले आते हुए मैं हमारे बीच में बनारस से चल के आए हुए डॉक्टर आजाद सिंह गौतम पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आए हुए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि बनारस और दिल्ली के बीच में अब तो दूरियां ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले जब ये साधन नहीं होते थे तो लोगों को पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब वो बनारस बदल गया है। उस बदले हुए बनारस में क्या हो रहा है मानवाधिकार के बारे में डॉक्टर आजाद सिंह गौतम जी से सुनेंगे। जोरदार तालियों से डॉक्टर आजाद सिंह गौतम जी का सम्मान करते हैं। राकेश भाई और मुकेश भाई ये दोनों मेरे अनुज के समान है, और इन लोगों द्वारा पूरे भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना और उसको करने के राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और राजनीति ही एक तरह से हम लोगों का सब कुछ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गए बनारस तो उस समय मैं वहाँ जिलाध्यक्ष था, 2013 से 2015-16 तक मैं वहाँ जिलाध्यक्ष रहा, और उस विकास यात्रा का मैं साथी रहा। जो आज बनारस अगर इसमें से कोई गया होगा तो निश्चित देखा होगा। तो मैं विशेष रूप से इन दोनों भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम कई बार हम लोगों के साथ बैठा गया, मंच पे शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रहे, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। राजू परमार भाई जी हैं जो लगातार 3 कार्यकाल से राज्यसभा के सदस्य रहे, आज हम लोगों के साथ ही हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ में वकालत के साथ साथ अपना इनका भी एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व है, उस पॉलिटिकल व्यक्तित्व के नाते भी हम पॉलिटिशियन हैं, इसलिए स्वागत करने में अपने को मैं धन्य समझता हूँ। 1945 से लेकर के आज तक मानवाधिकार की बातें होती रही। वर्ल्ड वार में काफी कुछ नुकसान हुआ, कुछ देश में नुकसान हुआ, कुछ कई विषयों को, लेकिन इसके बारे में जितना भी विषय आप वर्णन करके हम राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनका सबसे बड़ा दायित्व बनता है इस मानवाधिकार का निर्माण हुआ। इस चीज का उद्देश्य जिसके लिए ये निर्माण किया गया, वही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विश्व के नेताओं द्वारा बार बार इसकी अवहेलना की गई, और जिसका ये परिणाम है कि मानवाधिकार शब्द का कुछ ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित हो गया। अगर आज होल्डर होर्डिंग या पोस्टर नहीं लगे हुए, और उसका यही कारण है तो विध्वंस करने वाले साथ साथ चलते रहे। पांडे जी ने कहा है कि आपको बनारस के भी प्रगति के बारे में बात करनी भी बैठी हुई है। मैं सब लोगों को कई बार से लगातार कार्यक्रम देखा है, वक्ता के रूप में देखा है, प्रवक्ता के कुछ अपने संघ के और भाजपा के पदाधिकारी और स्वयंसेवक आए हैं, उनको भी मैं विशेष रूप से हुए कभी आप बनारस आइए, मौका मिले तो निश्चित आइए, फोन करके आइए। बनारस की विकास यात्रा देखने योग्य, प्रधानमंत्री के सहसाथी के रूप में कार्य करने का मुझे विशद अनुभव है। मैं ये बता सकता हूँ कि गरीबों के नालों में क्या क्या हुआ आजादी से लेकर के और आज मतलब 2014 के दिवस देखा नहीं हो तो बनारस को अगर देखना है तो कभी भी आप आइए, बनारस को देखिए। रिंग रोड्स तो नहीं है, लेकिन वहाँ से होते हुए सारनाथ तक की यात्रा
आ जाइए। रवीश पाठक जी हैं, मैं दोनों काम कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि आप लोग विकास की गति देखना हो तो बनारस है, विकास है तो पूरे भारत में आप देख रहे हो। मानवाधिकार पर बोलना होगा तो मैं भी सुनूंगा बैठ करके, क्योंकि मैं कानून और लॉ का या संविधानिक दृष्टि से इन सबका छात्र नहीं रहा हूँ, जो स्टडी किया हूँ वही बोल रहा हूँ। लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों में या देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अगर देखा जाए तो मानवाधिकार के हनन के अलावा और कुछ नहीं होता। हमारे पांडे बंधु इसको आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर तक इन लोगों का सफर लगातार चलता रहता है। आए हुए कार्यकर्ता आए हुए चाहूंगा ठोकरे खा के भी न संभले वो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। हमने आपको बुला लिया, हमने अपना फर्ज निभा लिया। हमारे बीच में श्री रवीश पाठक जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगी प्रीति जो है फ्लावर से सम्मान करे रवीश पाठक जी का। और रोहित पांडे जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, इनके सानिध्य में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं चाहूंगी रविंद्र शर्मा जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ तक कि हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा जो बात होती है वो होती है शिक्षा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए ताकि सबको हम जागरूक कर पाएँ। और जो शिक्षा के साथ साथ सभी स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा हो, अच्छा विश्वविद्यालय बने, और सभी इस तरह की चीज़ें हम लोग जब करेंगे तभी मानव अधिकार का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, और हर एक नागरिक को ये सोचना सबसे पहले चाहिए कि उसको सबसे पहले अपने अधिकार पता होना चाहिए। अपने अधिकार पता होंगे तभी वो दूसरों को। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक कास्टिज्म को खत्म करने का कानून बन गया है और समाज में काफी परिवर्तन हो रहा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ाई करते थे तो स्कूल के अंदर नहीं बैठ सकते थे, सातारा में महाराष्ट्र में स्कूल के बाहर बैठते थे। तो दलितों को टच करना भी बहुत गलत है। इसी तरह की शिक्षा हमारे हाई कास्ट के लोगों को पहले दी जाती थी, लेकिन आज समाज में परिवर्तन हो रहा है। देश के आजादी को 75 साल हम पूरे कर रहे हैं और समाज में परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज, कम से कम 2.5-3 लाख इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं। हमारे मंत्रालय की तरफ से 2.5 लाख रुपए उनको दिया जाता है। लोग इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता होगा तो उन्होंने मुझे नाम बताए, मैं उनको 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। इंटरकास्ट मैरिज से समाज नजदीक आता है, ठीक बात है, मतलब कोई इस पर बंधन नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे लड़के लड़कियां अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, रशिया में, यूक्रेन में, अनेक देशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। वह उनकी पहचान हो जाती है, तो एक दूसरे की कास्ट उनको मालूम होने के बावजूद भी वो दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आजकल 99.99% माता पिताजी बच्चों का प्रस्ताव एक्सेप्ट करते हैं और शादियां होती है। कुछ जगह पर अन्याय होता है, कुछ जगह पर विवाद होता है। तो आज यहाँ मतलब ह्यूमन राइट होता है, हर आदमी को मानवीय हक मिलना ही चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना ही चाहिए। और आज वर्ल्ड ह्यूमन डे के अवसर पर आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है। आज यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के माजी रिटायर्ड
जस्टिस आर्यन मिश्रा जी, जो प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद है, और जजेस का हम आदर करते हैं। हमारे भूषण गवई भी चीफ जस्टिस थे, अभी अभी वो रिटायर हो गए। तो चीफ जस्टिस जो तब बनते हैं जब 5-6 महीने का ही कार्यकाल बनता है, तो उनको 2-3 साल का 1-2 साल का सबको मिलना चाहिए। लेकिन भूषण गवई जी हमारे अम्बेडकरी मूवमेंट से आए हैं। उनके पिताजी आर.एस. गवई ये केरल के, बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। जिस पार्टी का मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, उस पार्टी से वो एक ग्रुप के अध्यक्ष रहे थे, और लोकसभा में भी एक बार थे, राज्यसभा में भी एक बार थे, महाराष्ट्र में विधान परिषद के मेंबर भी रहे हैं। तो इसी तरह मतलब ठीक बात है। तो इसलिए भूषण गवई जी अभी रिटायर हुए हैं। हमारे राजू परमार जी हमारे अच्छे मित्र। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवाधिकार के बारे में लोगों को बताया गया कि मानवाधिकार वास्तव में है क्या। आपकी पर्सनल लाइफ लिबर्टी एट स्टेक होती है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, कमीशन में जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, जो बहुत ही समाज के सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा आज पूरे विश्व ह्यूमन राइट्स दिन के इस मुबारक मौके पर पहले तो सब देशवासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप सब जानते हो कि अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए काफ़ी एनजीओ पूरे देश में, वर्ल्ड में भी काम कर रही है। उसी में से एक हमारी जो ह्यूमन राइट्स पूरे 21 साल से ह्यूमन राइट्स के बारे में अधिकार को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पूरे भारत के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर उनकी तरफ से ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, ताकि सभी को पता चले कि अपने राइट क्या है, अपने अधिकार क्या है। आप सब जानते हो कि सरकार की तरफ से कई कायदे बनते हैं, चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, लेकिन सरकार का भी एक सीमित दायरा होता है। ऐसे एनजीओ की थ्रू पूरे देश के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने का एक अच्छा काम ऐसी संस्था कर रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के सबको एक संकल्प करना चाहिए आज के दिन कि हमारे अधिकार के लिए तो हम लड़ते ही है, साथ साथ में हम औरों के अधिकार के लिए भी हम लड़े और उनका अधिकार का भी हम सम्मान करें। यही आज का शुभ संदेश है। धन्यवाद। आज मेरा विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरा यही संदेश है कि लोगों को अपने राइट्स जो है पता होने चाहिए, और जिसको अपने राइट्स पता नहीं है वो ह्यूमन ही नहीं है। तो मानव वही है जिसको अपने अधिकार प्राप्त हों, और अधिकार प्राप्त करने के लिए दर एक व्यक्ति को मानवाधिकार के बारे में, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। और इसी अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के ओकेजन पर आज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये सेमिनार रखा गया है, जिसमें 28 राज्यों से जो है प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। आपकी संस्था कहाँ काम करती है और किस तरह के और क्या काम करती है? मेरी संस्था निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाने में लोगों की मदद करती है। उसके बाद जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जिनको दिक्कत आ रही है उनको इलाज कराने में मदद करती है। शिक्षा क्षेत्र के अंदर सरकारी स्कीमों और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। उसमें हम उस लोगों को गाइड करते हैं, और समय समय पर अपने जो है एडवोकेट्स निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं लोगों को, उनको अधिकार दिलाने के लिए और अधिकारों से अवेयर कराने के लिए। कई लोगों ने कहा बड़े चुनाव भी लड़े, सबसे पहले चुनाव कब? मैं तो 2009 में लड़ा था, जब आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे उस वक्त। मैं पहले तो सबको प्रणाम करना चाहती हूँ, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से बहुत चीज़ें फैलती हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सबने बोला है कि माने मानव अधिकार जो है वो आपके अंदर स्वयं में है, आप उस अधिकार को खुद चाहिए और खुद लीजिए। आपको कोई संस्था या
आपको कोई जो इतने लोग अभी बोल बोल के गए हैं वो नहीं दिलाएंगे। आप खुद अपने अधिकारों के लिए लड़िए और पहली बात तो पॉजिटिव रहिए और उन सब अधिकारों का मने साथ दीजिए। मैं मने बस यही कहना चाह रही हूँ। क्या मैसेज था? मतलब मानव अधिकार के ऊपर, मानव अधिकार का अधिकार ही अपना है पूरा। जैसे कि बोला है कि इंसान इंसान से प्यार करे, मोहब्बत करे, तो इसलिए और अपने अधिकार के लिए लड़ना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, लड़ना ही चाहिए अपने अधिकार के लिए। तो और जिसको भी हो, जैसे मैं किसी को देख रही हूँ कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं कोशिश मुझे भी करनी चाहिए कि उसके साथ वो अन्याय ना, उसका अधिकार उसको दिलाएं, चाहे वो किसी तबके का हो, चाहे वो छोटे तबके का हो या बड़े तबके का हो, सबको उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। सरोज जी, आस्था का अधिकार भी एक मानव अधिकार है और आस्था की लड़ाई का एक हिस्सा रही हैं आप इतने जी लंबे जी समय से। जी जी। और अब वो लड़ाई पूरी हुई है, मंदिर भी बन गया है, ध्वजारोहण भी हो गया है, जिस पर क्या कहना चाहिए? मैंने तो जब ये शुरुआत की तो मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे मतलब बस एक चूंकि गायिका हूँ तो एक प्रेरणा मिली कि मोदी जी नींव रख रहे थे कि मैं भी कुछ समाज के लिए कहूँ। चूंकि गृहिणी हूँ, घर भी देखना पड़ता है, कलाकार हूँ तो बाहर भी काम करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि समाज को मैं इसी माध्यम से कि रोज़ एक भजन गाऊंगी, लिखूंगी, उसको कंपोज करूंगी, तो ऐसे करके मैंने समाज को एक मैसेज दिया, लेडीज़ के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मतलब कौन सा भजन था मैडम जो ज्यादा पॉपुलर हुआ? मैंने 11 भाषाओं में भजन गाए हैं और मुझे उस समय मोदी जी ने बुलाया, फिर उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और कहा कि सारे जो उसमें हैं विश्व में राम जी व्याप्त हैं, तो आप भी कुछ ऐसा करिए। तो मैंने 14-15 भाषाओं में जितना मुझसे हो सका मैंने भाषाएं सीखी और भजन गाए, जिसमें एक भजन है राम पधारो, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसको यूट्यूब पे आप ज़रूर देखिएगा। हाँ जी हाँ जी, वो बहुत पॉपुलर हुआ। थैंक यू।